हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटफॉर्म यूपीएससी। आज अपन जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका जो थर्ड चैप्टर है सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, वो वाला जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना में दे रखा है कि जो संविधान जो है वो अलग अलग जगह से लिया गया है। अपना जो संविधान है वो अलग अलग जगह से लिया गया है। जैसे एक कंट्री से अपन ने मूल अधिकार हैं वो ले लिए, कहीं से डीपीएसपी ले लिए, कहीं से अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ली गई। लेकिन जो इसकी मूल भावना जो है, मेन जो इसकी फीलिंग है, मतलब जैसे अगर देखा जाए कि क्या अपन करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में जो करना चाह रहे हैं, वो एक चीज़ है, वो भारत की अपनी है। उसको सोचते हुए ये पूरा संविधान है वो बनाया गया। अब संविधान में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अपन ने बात किया कि अलग अलग देशों से लिया गया है। तो इसलिए जो क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार जो होता है इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि भारत का जो संविधान है वो बाहर से लिया गया है या वो उधार का संविधान है। लेकिन अगर सोचा जाए कि भारत का जो संविधान है वो अगर अलग अलग जगह से लिया गया, अगर उस टाइम तक 1947 जो था या फिर 1950 तक अगर देखा जाए तो तब तक ऑलमोस्ट जो थे कम से कम भी 100-150 देश थे वो आज़ाद हो चुके थे, या फिर कम से कम 50-60 तरीके के संविधान बन चुके थे उस टाइम पे, और नया बनाना भी पॉसिबल नहीं था। तो जिस जिस देश में जो जो चीज़ें अच्छी थी वो सारी चीज़ें पढ़ लिख के सोच समझ के अपने देश के अकॉर्डिंग उसको लिया गया है और फिर अपने संविधान में डाला गया। तो इस बात पे ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो दूसरे देश के संविधान से इसको लिया गया है या कॉपी किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम तक नया बनाना भी क्या ही पॉसिबल था, क्योंकि जैसे अगर देखा जाए कि किस तरीके की सिस्टम हो, पार्लियामेंट्री हो, प्रेसिडेंशियल हो, उसके अलावा क्या ही होगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अब अगला ये है कि जो परिवर्तन है टाइम के हिसाब से क्या हुआ कि जो भारत का संविधान है उसके अंदर अलग अलग परिवर्तन है। जैसे 7th जो अमेंडमेंट है, 42th जो अमेंडमेंट है, 44th है, 73rd है, 74th है, 97th है, ये सारे बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हैं। सातवां अमेंडमेंट और 42 जो था वो तो सबसे बड़ा अमेंडमेंट था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया बाद में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। फिर 44th था, उसके बाद ये हुआ 1975 में हुआ, हाँ, और ये फिर 1976 में हुआ। फिर ये 73rd हुआ, इसके अंदर पंचायत समिति वगैरह थी वो बनी, जो 1992 में बनी। ये सेम था 74th अमेंडमेंट था, इसके अंदर क्या हुआ, नगर पालिका का निर्माण हुआ, जो भी 1992 में हुआ। इस तरीके से क्या हुआ कि टाइम के अकॉर्डिंग जो भारत का संविधान है उसमें इवोल्यूशन जो है वो होता रहा है, चेंज होता रहा है। जो 42 जो अमेंडमेंट था वो 76 में हुआ था, और 44th जो था वो 77 में हुआ था। ओके, अब इसके अलावा जो अलग अलग जो कोर्ट जो है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अलग अलग तरीके के फैसले देता रहता है, जिसमें क्या होता है कि उसमें भी इसने ये लिख रखा कि भारत का जो अमेंडमेंट जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपन पूरा संविधान ही वो बदल दें। इसके लिए एक बहुत बड़ा केस आया हुआ है जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में। ये जो केस था, इसने सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्डिक्ट जो दिया था वो ये था, कितने भी संविधान का कितना भी आप उसको चेंज कर सकते हो या उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझे तो वो क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको थोड़ा चेंज करता रहता है, या उसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा बदलता रहता है। मतलब अगर देखा जाए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल सिस्टम है, स्टेट की गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फ्री जुडिशरी होगी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी आप जो संविधान है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब अगर संविधान में संशोधन करना है तो जो आर्टिकल है 368 वो आर्टिकल अपन यूज़ करते हैं।
ये सारी चीज़ें हैं जो संविधान को मतलब कि अपना जो संविधान है उसको एक जीवित संविधान भी कहा जा सकता है, जीता जागता एक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो 1950 के अंदर जो संविधान बना वही संविधान अभी है। मतलब जब जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे जो संविधान है उसके अंदर जो आर्टिकल हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं, उसका जो नज़रिया है वो परिवर्तित हो रहा है। धीरे धीरे जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसका ब्रॉड जो है व्यापक तरीके से उसको सोच पा रहे हैं। जो अपने उस समय के जो ज्ञाता थे, जो उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने समय को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा संविधान बनाया है, जिसको अगर देखा जाए तो समय के अकॉर्डिंग ढाला जा सकता है। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं किया कि उसको चेंज नहीं किया जा सकते, मतलब समय की मांग के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। अब अगर अपन देखें कुछ संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखें तो फर्स्ट तो है जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा का मतलब क्या हुआ, जो लिखा हुआ जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब एक तो होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है जो लिखित ना हो, अलिखित, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान अगर देखें तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है, लिखित संविधान का एक एग्जाम्पल है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। और एक होता है अलिखित संविधान जो है उसका एक एग्जाम्पल है ब्रिटेन का। लिखित का मतलब ये नहीं कि वो लिखा गया हो, लिखित का मतलब ये है कि जैसे अपना जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 से लेके जैसे भी 400 तक जो भी आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल हैं वो लाइन बाय लाइन सारे लिखे गए हैं और क्रम से लिखे गए हैं, तो एक प्रॉपर वे में लिखे गए हैं। जो अलिखित संविधान है वो इस तरीके से प्रॉपर नहीं लिखे गए, उसमें भी चेंज होता है लेकिन वो प्रॉपर एक वे में लिखे हुए नहीं। एक प्रॉपर जैसे अगर अपन कोई अपने को पूछे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए तो एक बुक उठा के अपन दे सकते हैं, तो वो एक लिखित हुआ। अलिखित हुआ, अब एक बुक जो है वो उसको डिफाइन नहीं करेगी। बहुत सारी बुक्स हैं उसमें लिखा गया है, जैसे अगर देखें कि न्यूजीलैंड का संविधान देख लें या ब्रिटेन का संविधान देख लें, वो अलिखित संविधान है। अगर उनका अगर देखा जाए तो अगर बोले कि जैसे अगर पूछा जाए कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी लॉ आए हैं तो वो कहाँ मिलेंगे, तो वो पूरा हो सकता है एक लाइब्रेरी में ले जाके खड़ा कर दे और वहाँ पे 10-20 बुक्स हैं वो सारी देखें और वो संविधान से रिलेटेड हैं। तो लिखित और अलिखित का ये डिफरेंस हो गया। सबसे लंबा लिखित संविधान जो हुआ वो भारत का हुआ और सबसे पुराना जो संविधान हुआ वो हुआ अमेरिका का। अब मूल रूप से जो अपना स्टार्ट जब हुआ था, संविधान जब बनाया गया था, तो जो भारत का जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ क्या होती हैं, अनुसूचियाँ क्या होती हैं, ये सूची है, मतलब एक तरीके से अलग से हैं। ये सभी जो आर्टिकल्स हैं वो अलग है, अनुसूची अलग है। अनुसूची में क्या है कि जो एक टाइम फ्रेम है उससे पहले की जितनी भी अनुसूची हैं उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसके बाद की जो अनुसूची हैं उसमें चेंज हो सकता है। और अनुसूचियाँ जो हैं उनमें अमेंडमेंट नहीं हो सकते, अनुसूची अलग होती है। जैसे एक नंबर 1 अनुसूची, 2, 3, 4, 8, अभी 12, 10। तो अगर इम्पोर्टेंट देखें अनुसूची तो 10 नंबर पे जो अपन ने अभी आजकल न्यूज़ में रहता है वो जो अभी जो दल बदल वाला जो परिवर्तन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जितना भी है वो हो गया। फर्स्ट जो तीसरा है ओथ से रिलेटेड जो हो गया, जो जितने भी प्रधानमंत्री जो बने, मंत्री जो बने, राष्ट्रपति जो बने, वो जो ओथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, वो इसमें हो गई। फोर्थ जो है किसको, जो राज्यसभा या लोकसभा उसमें जो होती है वो सीट के किस तरीके से डिफाइन होंगे, ये जो सारी चीज़ें हो गई। एक है उसमें जो भाषाएं जो हैं, भारत की जो 22 भाषाएं हैं वो किस तरीके से होंगी। फर्स्ट जो है उसमें ये हो गया कि जो भारत की जो राज्य हैं उनके क्षेत्र हैं वो किस तरीके से डिफाइन होंगे। ये तो जो अलग अलग जो अनुसूची जो है उसमें अलग अलग तरीके से डेफिनेशन होती है। फिफ्थ जो वो जो क्षेत्र हो गए, आरक्षित क्षेत्र हो गए या 6th में ऐसे कुछ हो गए, तो अलग अलग अनुसूची जो है वो एक तरीके की अनुसूची है या जो सूची जिसको बोल सकते हैं वो है जो अमेंड नहीं हो सकती। इसके ऊपर एक लॉ भी आया है जिसके अंदर कहा गया कि जो उस डे से पहले, एक पर्टिकुलर डे दिया उससे पहले की जो अनुसूचियाँ वो अमेंड नहीं हो सकती, उसके बाद जो अनुसूची है उसको अमेंड किया जा सकता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जितने भी जो लॉ थे या जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो होते रहे और जो भारत का संविधान है वो एक जीता जागता डॉक्यूमेंट बन गया, मतलब उसमें चेंजेस होते रहे।
अब अगर देखा जाए कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, अगर इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए तो अगर भारत के पूरा अपन देखें, भारत की जो पूरी भौगोलिक स्थिति देखें, अगर भारत का मैप देखें अपन, अगर भारत का मैप अगर अपन देखा है तो इस तरीके से कुछ भारत का मैप है। तो अगर देखें यहाँ पे हिमालयन रीजन है, यहाँ पे हिमालयन रीजन है, फिर यहाँ पे रेगिस्तान हो गया, यहाँ पे प्लेन हो गए, फिर यहाँ पे पश्चिमी घाट हो गए, यहाँ पे पूर्वी घाट हो गए, यहाँ पे अगर देखें तो आइसलैंड्स हो या क्या बोलते हैं छोटे छोटे द्वीप हो गए। तो अगर देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति बहुत ही डिफरेंट है। भौगोलिक स्थिति हर जगह पे अलग रूल की आवश्यकता है, वहाँ की कल्चर अलग है, बोली अलग है, और वहाँ की जो साक्षरता है वो अलग है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो एक जगह जगह पे जाने से चेंज हो रहे हैं। मतलब जो भारत है उसकी संस्कृति बहुत ही वास्ट है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। तो हर एक इंसान को अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए हर इंसान के अधिकार के लिए इतना बड़ा संविधान, हर किसी का जो अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उसको संविधान में जगह दी गई, इसलिए वो इतना बड़ा हो गया। भारत का विस्तार बहुत बड़ा है, भारत का विस्तार बहुत बड़ा है और उसमें विविधताएं बहुत बड़ी हैं। एक तो ये वजह हो गई। दूसरा ये हुआ कि जो ऐतिहासिक, जो अगर अपन देखा जाए ऐतिहासिक यानी जो भारत का जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है या फिर उससे इंस्पायर बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम का अगर अपन देखिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो अगर देखा जाए तो वो खुद में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। जैसे अपन ने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो कैसे कैसे उसमें हुआ था कि क्षेत्रीय जो चुनाव थे वो किस तरीके से होंगे, फिर सेंट्रल के चुनाव किस तरीके से होंगे, धर्म के आधार पे अलग अलग उस टाइम पे बांटा गया था, अभी नहीं है लेकिन बांटा गया था। फिर उसमें जाति के हिसाब से हो गया था, SC ST का अलग हो गया था। और मतलब कि एक 3 टियर व्यवस्था है, मतलब कि हर आदमी तक वो व्यवस्था पहुँचे, इसके लिए भी अगर देखा जाए तो ये जो सारा सिस्टम जो था वो भारत शासन अधिनियम जो था 1935 उससे इंस्पायर है। वो खुद एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इस वजह से ये भी जो भारत का जो संविधान है वो भी एक विस्तृत डॉक्यूमेंट बन गया। अब ये है इन्होंने जो ये तो ओल्ड बुक है, इसमें तो दे रखा था एक पॉइंट कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान है। अभी जम्मू कश्मीर वाला हट गया, 35A और जो आर्टिकल 370 है वो हटा दिया। तो अगर जैसे उस टाइम पे अगर देखें, उस टाइम पे तो था ही, तो जम्मू कश्मीर का था वो अलग था और बाकी अलग था। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 देशों के संविधान हो गए वो, तो इसलिए भी हो गए। एक संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, मतलब जिन्होंने संविधान बनाया है वो खुद बहुत बड़े वकील या कानून के प्रवक्ता और ये सारी चीज़ें थी। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने हर चीज़ को बहुत डिटेलिंग में लोगों को समझाने की कोशिश की है, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो छूट जाए। इस वजह से जो भारत का संविधान है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। दूसरा, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं, कि ऐसा नहीं है कि क्या क्या से किस तरीके से जो संविधान है ये कार्य करेगा या क्या अपना उद्देश्य है, सिर्फ यही नहीं है, प्रशासन जो है किस तरीके से कार्य करना है, ये बातें भी उसके अंदर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों में आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया। मतलब जैसे कि आम जो गवर्नमेंट जो होती हैं, आजकल की जो गवर्नमेंट्स जो हैं या आजकल के जो संविधान जो बनते हैं उनके अंदर अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संविधान में शामिल नहीं की जाती, वो जो सारी चीज़ें हैं वो भारत के संविधान में लिखी गई हैं, रिटर्न है। मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के संविधान में रिटर्न है। बाकी गवर्नमेंट की तरह ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो लिखी हुई नहीं है। तो भारत के संविधान के अंदर हर चीज़ प्रॉपर लिखी गई है, प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है। इस वजह से भी जो भारत का संविधान है वो बहुत ही बड़ा हो गया। दूसरा, भारत के जो संविधान है उसकी क्या विशेषता है, ये विभिन्न स्रोतों से विहित है, विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब ये बहुत ही अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। ये बात तो अपन पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे संविधान बन चुके थे। अगर उस टाइम पे एक प्रॉपर नया संविधान बनाना नामुमकिन था।
तो इसलिए क्या किया कि बहुत सारे, जैसे अपन ने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था और उस पर 114 दिन तक चर्चा की गई थी। उसके बाद उन सारी चीज़ों को अपने संविधान में छान छान के डाला गया था, चुन चुन के डाला गया था अगर अपन कहें तो। इसलिए इसमें लिखा गया, भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। मतलब ये हुआ कि सारी जो चीज़ें हैं वो देखी परखी गई हैं और वो भारत की जो भूमि है उसको सूट करें, उस हिसाब से उसको भारत के संविधान में डाला गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग जो है, दार्शनिक भाग मतलब मौलिक अधिकार क्या है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य किस गति में, किस दिशा में कार्य करेगा, राज्य को एक तरीके से कार्य करने के लिए निर्देश देने वाला जो है, राज्य को समझाने वाला कि आपको इस दिशा में कार्य करना है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो अमेरिका और आयरलैंड से ली गई हैं। यानी मौलिक अधिकार जो हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से और जो DPSPs जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो USA से लिए गए हैं और DPSP जो हैं, DPSP वो लिए गए हैं आयरलैंड। तो अब जो मौलिक अधिकार जो हैं वो जो USA जो है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं। मतलब उनको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर वो है तो वो है। जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स भी जो हैं वो भी चेंज किए जा सकते हैं। मतलब संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है या उनको चेंज किया जा सकता है। कैसे? उसका एक एग्जांपल है संपत्ति का अधिकार। पहले जो आर्टिकल 30 जो था उसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, प्रॉपर्टी का राइट जो है, उसको फिर बाद में हटा दिया गया था, नल एंड वॉइड कर दिया गया था और जो आर्टिकल 300 में उसको लीगल राइट बना दिया गया था। पहले जो था वो एक मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, फिर इसको लीगल राइट बना दिया। मतलब पहले ये था कि हमें संपत्ति रखने का अधिकार है किसी भी सूरत में, कुछ भी हो। उसके बाद आर्टिकल 13 में उसको चेंज कर दिया गया तो लीगल राइट कि मतलब कोई भी इंसान आपकी ज़मीन ले तो सकता है लेकिन इलीगल तरीके से नहीं ले सकता, लीगल राइट हो गया ये फंडामेंटल राइट से हटा के। मतलब क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने जो मूल अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो चेंज किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। अगला है भारत के संविधान के राजनीतिक भाग जो हैं, जैसे संघीय सरकार का सिद्धांत है, कार्यपालिका है या कार्यपालिका और विधायिका में संबंध है का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्यों? क्योंकि पिछले 200 सालों से जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया उसमें ये जो संसदीय व्यवस्था है, संघीय सरकार है, कार्यपालिका विधायिका का संबंध है, ये जो सारे सिस्टम हैं, ये अगर देखा जाए तो पहली बार ये कब शुरू हुआ? 1858 में जब 6 लोगों की परिषद बनाई गई थी, भारत सचिव या जो भी वॉइसरॉय जो था उसको सलाह देने के लिए। वहाँ से जो भारत का जो संविधान है या उसकी एक ढांचा बनना शुरू हो गया। तो उसके साथ क्या, जो भारत के लोग थे वो 100 सालों में लगभग वो जो चीज़ थी उसके साथ कंफर्टेबल हो गए। तो वो जो सारी चीज़ें थी वो समझना इजी था भारत के लोगों के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका में संबंध, ये सारी चीज़ें। संविधान के अन्य प्रावधान जो हैं वो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, USSR जो रशिया है अभी वो, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से और जापान से, इन सारे देशों से लिया गया है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा, जो अपने अभी बात किया था। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था फेडरल जो सिस्टम है, यानी कि एक जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, इस तरीके से जो संघीय व्यवस्था। न्यायपालिका, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो होगी। राज्यपाल यानी जो सेंट्रल जो है उसके अंदर
जो राज्य का जो हेड है, राज्य का हेड राष्ट्रपति होगा और स्टेट जो है उसमें राज्य का हेड होगा राज्यपाल। एक होता है राज्य का हेड, एक होता है सरकार का हेड। तो राज्य का हेड जो होता है यानी हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य, एक स्टेट होता है राज्य, एक स्टेट होता है देश। यहाँ पे जो स्टेट है इसका मतलब देश से है। हेड ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे जो सेंट्रल का होगा वो प्रेसिडेंट होगा, और हेड ऑफ स्टेट, स्टेट यानी जो राज्य है, जो प्रोविंस जो बोलते हैं, उसका होगा राज्यपाल यानी गवर्नर। फिर है आपातकालीन अधिकार है। आपातकालीन अधिकार मतलब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको राज्य जो है वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, तो आर्टिकल 356 लगाया जाएगा, आर्टिकल 356 लगाया जाएगा, और जो सारी जो शक्तियाँ हैं वो सेंट्रल के अंडर चली जाएंगी। लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी वगैरह हैं, यो पीएससी वगैरह हैं, और जितनी भी जो चीज़ें हैं वो या तो ये सारी चीज़ें हैं जो या तो आर्टिकल 355 भारतीय शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड हैं, या फिर इससे मिलते जुलते हैं, या फिर इसी से लिए गए हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था कि जो भारत का संविधान है उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ले गए। तीसरा है नम्यता व अनम्यता, यानी कितना रिजिड है और कितना फ्लेक्सिबल है। नम्यता व अनम्यता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है कि संविधान है उसको चेंज करना कितना आसान है, या चेंज करना आसान है या नहीं है। संविधानों को नम्यता व अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे अगर माने कि कठोर या अनम्य संविधान वो माना जाएगा जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो, या फिर जैसे उसको चेंज करने के लिए स्टेट की अलग परमिशन, सेंट्रल की अलग परमिशन, ये जो सारी उसको चेंज करना अगर डिफ़िकल्ट हो, जैसे अगर यूएसए का संविधान देखा जाए उसको चेंज करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो संविधान है वो रिजिड हो गया, रिजिड यानी टफ, तो रिजिड संविधान या अनम्य संविधान। फिर नम्यता जो है वो देखें तो जिसको चेंज करना इजी हो, लचीला संविधान जिसको बोला जाता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत इजी हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है ना। फिर जो इंडिया का जो संविधान है वो मिडल में देखा जाएगा, न तो ज़्यादा लचीला है न ही ज़्यादा कठोर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो प्रावधान हैं, बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप चेंज कर सकती है। कुछ जैसे हैं, जैसे अगर माना जाए डिफेंस से रिलेटेड हैं, जैसे फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड हैं, या फिर जो उनको इश्यू मिले हुए हैं किसमें, सेंट्रल की जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो सारे। फिर कुछ जो इशू हैं वो स्टेट है वो अकेले कर सकती है, जैसे लैंड से रिलेटेड जो इशू हैं। फिर अगर देखें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इशू हैं, या स्टेट को जो भी स्टेट सूची के अंदर जो आते हैं। फिर समवर्ती सूची के अंदर जाते हैं, वो दोनों को मिलके करने पड़ते हैं। सिर्फ समवर्ती सूची के अंदर जो रूल्स आते हैं वो उनको मिलके करने पड़ते हैं। या फिर अगर देखा जाए कि जैसे जीएसटी लगाया गया, टैक्स वाला जो हो गया वो समवर्ती सूची के अंदर ही आता है। तो जीएसटी जो लगाया गया था उसके लिए 50% से ज़्यादा राज्यों की परमिशन पहले सेंटर को लेनी पड़ी थी, उसके बाद ही सेंटर ने इसको चेंज किया था आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो संविधान का संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के अंदर होता है। मतलब बहुत कम आर्टिकल ऐसे हैं जिसके लिए सेंटर जो है उसको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब हमारा संविधान ऐसा है जो ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये भारत के संविधान का प्रारूप है। दूसरा है कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत यानी नॉर्मल, विशेष सिर्फ सेंटर कर सकते हैं, बस विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब टोटल जितने लोग हैं उसका 50+, या फिर उस टाइम जो मौजूद हैं उसका 2/3 हो गया। ये सारा बस इतना ही उसके नीड है विशेष बहुमत के लिए। फिर कुछ अन्य प्रावधानों में संसद में के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से आधे, जैसे अपन ने बात किया कि जीएसटी वाला है, जीएसटी वाला जो अपन ने बात किया था अभी उसमें क्या हुआ, 50+ स्टेट की परमिशन चाहिए प्लस विशेष बहुमत और चाहिए। यानी उस टाइम पे जो लोकसभा या राज्यसभा में जितने भी, उस टाइम पे नहीं, जितने भी जो सदस्य हैं उनके 50+ का वोट उसके पक्ष में होना चाहिए, और उस टाइम पे मौजूद है उसके 2/3 जो सदस्य हैं उनका वोट उसके पक्ष में होना चाहिए। तो ये
थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि 50+ स्टेट की परमिशन है, फिर विशेष बहुमत है, तो इसलिए तो भारत का जो संविधान है वो ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो मीडियोकर है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया के तहत संसद के सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं, मतलब बहुत ही इजीली किए जा सकते हैं। ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते, जो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आते। अब अगली जो फोर्थ जो क्वालिटी है भारत के संविधान की, जो विशेषता है जिसको बोलते हैं, वो है एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी यूनिटरी सिस्टम के साथ फेडरल सिस्टम। मतलब कि फेडरल सिस्टम है, सेंटर है, उसके अलग अलग तरीके से कार्य करता है, अपना उसका एक अलग दायरा है काम करने का। स्टेट जो है उसका अलग दायरा है काम करने का। लेकिन जब भी सिचुएशन जो है, सिचुएशन पक्ष में नहीं हो, या सिचुएशन ऐसी हो कि पूरे देश को एक तरीके से हैंडल करना हो, या स्टेट जो है उसके आउट ऑफ हैंड जा रही हो सिचुएशन, या उससे हैंडल नहीं हो रही है, या 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक जैसी ख़राब सिचुएशन बन रही है, तो जो सेंटर जो है उसके पास इसका आर्टिकल 356 लगा के वो जितनी भी जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास आ जाएंगे। सेंटर के पास आने से क्या होगा, सेंटर जो है वो सारे राज्यों को एक साथ से हैंडल करेगा, सारे राज्यों को एक साथ हैंडल करेगा, और यूनिटरी जो है वो सिस्टम बन जाएगा, मतलब राजा एक बन जाएगा, सेंटर के पास सारी पावर आ जाएंगे। ये इसका मेन ये है एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद जो भी नोट्स में लिखा हुआ है वो एक सेकंड देख लेते हैं। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संघीय सरकार मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, ये संघीय सरकार होगी। और अभी तो इसके नीचे भी एक हो गया क्षेत्रीय गवर्नमेंट, जिसको बोल सकते हैं पंचायत समिति या नगर पालिका जिसको बोलते हैं। थ्री टीयर व्यवस्था बोलते हैं इसको, 3 टियर व्यवस्था, 3 स्तर पर जो व्यवस्था उसको बोलते हैं। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं। 2 सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, भाई 2 सरकारें हैं, सेंटर की है एक सरकार, एक स्टेट की सरकार है। फिर जो अगर संघीय व्यवस्था है उसके 5 मेन विशेषताएं होती हैं। 5 मेन विशेषताएं कौन कौन सी? एक तो 2 सरकार हुई तो हो गई, एक सेंटर की हो गई, एक स्टेट की हो गई, ठीक है। शक्तियों का विभाजन है, स्टेट लिस्ट होती है, और एक सेंटर लिस्ट होती है, तो शक्तियों का विभाजन हो गया। दूसरा है लिखित संविधान, अपना लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान की सर्वोच्चता है कि कोई भी लॉ पास कर दिया जाए या कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट दे, अगर वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर सही नहीं है तो वो अमान्य हो जाएगी या रद्द हो जाएगी। और संविधान की कठोरता, रिजिड है तो मीडियम है, भारत का संविधान जो है मीडियम है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो जो भारत की जुडिशरी है वो है वो क्या है, स्वतंत्र है। वह द्विसदनीयता, यानी 2 सदन हो, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो 5 या 6 जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें संघीय व्यवस्था को डिफाइन करती हैं। तो संघीय व्यवस्था जो है एक्चुअल में इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं। अगर जब भी अपन फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी कोई एक्चुअल डेफिनेशन कहीं भी नहीं लिखी हुई। जैसे अगर अपन देखा जाए कि अगर कोई पूछे कि यूनिटरी जो गवर्नमेंट है उसके एग्जांपल दीजिए, तो हो सकता है कोई एक कंट्री अपन उठा के दिखा दे कि ये जो सिस्टम है, ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई, यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई। लेकिन जो संघीय व्यवस्था है उसकी कोई वो नहीं होती, एक डेफिनेशन नहीं होती। जब भी संघीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो जो यूएसए है, यूएसए का जो सिस्टम है वो उसके साथ कंपैरिजन होता है कि इससे कितना मिलता जुलता है, या जो ये 4 या 5 चीज़ें जो हैं अगर ये फॉलो होती हैं तो वो एक संघीय व्यवस्था है। उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। तो 5 चीज़ें कौन सी हैं? 2 गवर्नमेंट, फिर शक्तियों का विभाजन पावर का, तीसरा है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, 5वां है रिजिड संविधान, हो गया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका, फ्री या इंडिपेंडेंट जिसको बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चौथा है द्विसदनीयता,
सदनीयता, सदनीयता पार्लियामेंट तो एक सदन हो गई, द्विसदनीयता इसमें 2 हाउस हों। ये 5 या 6 जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डिफाइन करती हैं कि क्या ये जो सिस्टम है वो संघीय व्यवस्था है या यूनिटरी व्यवस्था है। अब इसके बाद है, यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। मतलब कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल के हाथ में हैं। जैसे संविधान बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, और बहुत सारी जो शक्तियाँ वो सेंटर के पास हैं, या आपातकालीन जो स्थिति है वो आने पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो डिसमिस हो जाएगी, यानी एक ही सरकार बचेगी, यानी यूनिटरी हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में जो भारत का संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। लेकिन एक सशक्त केंद्र, जैसे एक सशक्त केंद्र है, सेंट्रल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर यूएसए में देखा जाए तो स्टेट जो है वो ज़्यादा पावरफुल, उनके पास ज़्यादा पावर है। एक संविधान है, एकल नागरिकता है, यानी भारत की अकेले की नागरिकता है। जैसे 2 गवर्नमेंट होने के बाद में भी, जैसे अगर जब सारी चीज़ों में संघीय व्यवस्था में अगर यूएसए से ही कंपैरिजन किया जा रहा है तो सारी चीज़ों में फिर यूएसए से किया जाएगा। जैसे सेंटर उसके अंदर वीक है, स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, एक संघ है, एक संविधान है। फिर एकल नागरिकता है, जो यूएसए है उसके अंदर एकल नागरिकता नहीं है, उसमें स्टेट की अलग नागरिकता है, और जो यूएसए पूरा यूएसए है, पूरे देश की एक अलग नागरिकता है। संविधान का लचीलापन है, जो भारत का संविधान है वो बहुत ही लचीला है। और फिर अमेरिका का संविधान देखें तो वो बहुत रिजिड है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे मतलब ये हुआ कि जैसे अपन सबसे पहले जिला स्तर पर अपनी फाइल उसके एफआईआर दर्ज करवाएंगे, वहाँ से संतुष्ट नहीं होने पर हाई कोर्ट पे, उसके बाद संतुष्ट नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। अगर किसी भी जैसे राज्य से रिलेटेड कोई भी विषय है उस पर अगर केस होता है तो उसका जो फाइनल जो डिसीजन है वो राज्य का ही जो कोर्ट है वो देगा, और जो सेंटर से रिलेटेड जो भी इशू है उसके ऊपर अगर केस होता है तो उससे रिलेटेड जो भी फैसला है वो सेंटर देगा। तो ये वहाँ की व्यवस्था है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब अगर देखा जाए कि भारत में जो केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्यपाल की नियुक्ति करती है। तो और जितने भी जो लॉ पास होते हैं, जो राज्य में लॉ पास होते हैं, वो राज्यपाल की अनुमति के अलावा पास ही नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के काम में बाधा डाल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं उसको फुल फ्रीडम नहीं है हम। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं, आईएएस आईपीएस ये है, वो सारी सर्विसेज जो हैं वो क्या होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नियुक्त करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे काम करते हैं। मतलब इसमें भी सेंटर की दखल है। और आपातकालीन प्रावधान, जैसे आर्टिकल 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया, ये आपातकाल प्रावधान जो है वो क्या करते हैं, जो सेंटर होती है उसको अधिक पावर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो भारत का संविधान है वो प्रॉपर संघीय व्यवस्था है ही नहीं, उसमें एकात्मक जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा है, ये इसमें दे रखा है। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत का जो संविधान है वो फेडरल सिस्टम का कभी कहा ही नहीं गया। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया, मतलब कि बहुत सारे राज्यों का संघ है। इसके 2 अभिप्राय हैं। इसका मतलब हो सकता है कि फर्स्ट तो भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब पहली बात तो भारत का जो संविधान है, जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर संघ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है भारत के लिए। ऐसा नहीं है कि कहीं होगा ही नहीं, पर भारत के लिए नहीं है। फिर इसका दो मतलब है कि एक तो कोई भी राज्य है वो बाहर नहीं जा सकता संघ से। दूसरा, ये किसी समझौते के तहत नहीं है। जैसे यूएसए जो है वो जितने भी 50 स्टेट जो है भी, वो 50 स्टेटों ने आपस में समझौता किया, उसके बाद वो साथ में आए। इस तरीके से यूएसए जो है उसका निर्माण हुआ है। ऐसा भारत के साथ नहीं है। इसलिए फेडरल जो व्यवस्था है उसका एक डिफरेंट रूप इसको कह सकते हैं। फेडरल व्यवस्था इसको कह भी नहीं सकते, प्रॉपर फेडरल व्यवस्था नहीं कह सकते, संघीय व्यवस्था नहीं कह सकते। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है एकात्मकता की भावना में संघ, मतलब यूनिटरी है। कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान है उसमें यूनिटरी है, संघ है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एकात्मकता की भावना है। अर्थ संघ या बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये सारे नाम भारत के संविधान को दिए गए हैं। तो आज का जो लेक्चर था इसके अंदर अपन जो भारत का जो संविधान है उसकी 4 प्रॉपर विशेषताएं हैं वो देखिए कौन कौन सी। फर्स्ट तो भारत का जो संविधान है वो सबसे
बड़ा लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, अपने क्या विभिन्न स्रोतों से विहित है, डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड, ये चीज़ अपने देखी कि क्या है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है कि एकात्मकता की ओर झुकाव है। संघीय व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है उससे कहीं यूनिटरी की ओर ज़्यादा झुकाव है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।